किसी भी व्यक्ति के लिए स्वीकार का बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। कोई इसको बोलेगा सहमति, ठीक है, मैं सहमत हूँ। कोई बोलेगा जो भी पर्सन या जो भी परिस्थिति जो अभी आपने बताया कि मैं स्वीकार करता हूँ, जो ऐसा है वैसा है, मैं स्वीकार करता हूँ। दूसरा कि एक्सेप्टेंस में समावेश करते हैं, हम सामने वाले को हमारे साथ में समावेश करते हैं, या जो भी परिस्थिति है उसमें उस व्यक्ति को समावेश करते हैं। एंड ऑल्सो वी गिव रिस्पेक्ट। सहमत, एक्सेप्टेंस मीन्स रिस्पेक्ट ऑल्सो। दूसरा, हम सामने को समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस। हम किसी को सम्मान देते हैं, ठीक है, तो वो भी एक एक्सेप्टेंस है कि वी अलाउ देम टू हैव विथ अस। और हम किसी को अपनापन दिखाते हैं, हम एम्पैथी दिखाते हैं, वो भी एक है एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो ये स्वीकार के बहुत सारे रूप है जिससे हम डे टू डे एक्टिविटी में हम कम अक्रॉस करते हैं। नेक्स्ट सर। ओके। तो पहले सभी को आपको पता ही है कि प्रकृति की भाषा, दादा भगवान हमेशा कहते हैं कि सांसारिक दृष्टिकोण से तो आप हम कैसे देखेंगे कि ये हुआ वो मेरे साथ न्याय हुआ, या ये हुआ ये मेरे साथ अन्याय हुआ, ठीक है। लेकिन साइंस क्या कहता है कि जो भी हो रहा है ना वो न्याय है, ठीक है, उसको आपको मानना ही पड़ेगा। भले आप अभी नहीं मानोगे, जैसे आप समझ लोगे ये तो मेरे साथ अन्याय, मैंने ऐसा किया ही नहीं है, तो मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सब क्वेश्चन हमारे साथ होते ही रहता है। लेकिन जब तक आप ये मानोगे नहीं कि जो हो रहा है वही न्याय है, तब तक आपको कष्ट सहना ही पड़ेगा। जिस दिन आपने मान लिया है जो होगा और जो हुआ वही न्याय है, तो आपका ये कष्ट कम हो जाएगा। ओहो। नेक्स्ट। और यहाँ प्रकृति से तात्पर्य है कुदरत। कुदरत हाँ का सर। लेना है ना मैम? हाँ। हाँ सर, वही हाँ। आ रहा है अभी। अब देखिए, जैसे हमने अभी देखा कि कैसे कैसे वो न्याय कहलाता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, हमें समभाव से स्वीकार तो करना ही है। हमने देखा है ना, थोड़े साल पहले जो कोरोना आया था, ठीक है, तो हमने वो उसका कैसे स्वीकार किया। हम स्वीकार कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम क्या चेंजेस करते हैं, हमारे मेंटल स्टेट को स्टेट चेंज किया है हमने। कैसे कैसे हमने उससे बचा है, क्या क्या प्रिकॉशन लिए हैं, तो वो सब हमारे आंतरिक जो परिवर्तन है ना, वो अंदर से एक्सेप्टेंस है। जैसे हम मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, ठीक है। अब आप नहीं मानेंगे, नहीं मुझे तो नहीं है, नहीं मुझे तो नहीं है, मुझे डायबिटीज नहीं है, या तो मैं मीठा खाऊंगा ही खाऊंगा, तो इसकी इफेक्ट क्या होगी हमारे शरीर पे होगी, ठीक है। उससे बेटर आपने मान लिया कि मुझे है, मुझे उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए, तो आपको क्या पहले तो परिस्थिति को स्वीकार करना है, और उसके साथ आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं, अंदर के जो परिवर्तन आते हैं, आपकी लाइफस्टाइल आती है, उसमें आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं वो पहले आपको देखना है। कि क्या मैं बात। मीठा नहीं खाऊंगा, मैं इतना ध्यान रखूंगा। सेम वे आप देखिए, वो दिल्ली में भी अभी कितना पॉल्यूशन के वजह से एक्यूआई बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, तो हमें उसका अल्टरनेटिव आंतरिक हमें कैसे स्वीकृति करनी है, हमें मास्क पहनना है, हमें जो भी ध्यान देना है वो भी करना है, कैसे कम हो वो सब हमें ऑप्शन ढूंढने पड़ते हैं। अगर हमारे बिजनेस में भी लॉस हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि वो हमारा प्लान चेंज करना पड़ेगा, ये प्लान वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चेंजेस जो हम करते हैं ना, वो स्वीकार के साथ करते हैं। बिना स्वीकृति के ये सब चेंजेस नहीं हो सकते। और स्वीकृति कैसे आएगी, धीरे धीरे हमें ध्यान और आत्मनिरीक्षण हम जैसे जैसे करेंगे तब वो आती है। सर नेक्स्ट। ठीक है, तो ये हमारा उद्देश्य है कि हमें अंदर से चेंज करना है, हमारी स्टेट को चेंज करना है, मेंटल स्टेट को। ओके, तो पहले ये देखेंगे कि नॉन एक्सेप्टेंस, अस्वीकृति, यार हम किसी का विरोध कर रहे हैं या कोई परिस्थिति को नहीं स्वीकार करते, तो उसका मीनिंग क्या होता है। मतलब जो मैं चाहता हूँ वैसी वैसे नहीं हो रहा है, या मेरी इच्छाओं के विरुद्ध हो रहा है, या मेरे पसंद के अनुसार नहीं हो रहा है, कोई हमारे जैसे हम जैसा चाहते हैं वैसा व्यवहार नहीं कर रहा है, तो हमें विरोध आता है, तो वो नॉन एक्सेप्टेंस है। सी हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर भी अगर हम उसी पे अड़े रहेंगे कि नहीं ये तो होना ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, तो उससे क्या होगा, विरोध बढ़ेगा, वो उसमें मन में अहंकार आता है, और ये अहंकार की वजह से ही हम स्वीकार नहीं कर पाते। तो इससे क्या होगा, मन में नेगेटिविटी आएगी, कलेश बढ़ेगा, ठीक है। जो जैसा है वैसा हम नहीं स्वीकारेंगे, परिस्थिति को भी नहीं स्वीकारेंगे, तो उससे क्या आएगा कि नकारात्मकता आएगी और अहंकार बढ़ेगा। सर नेक्स्ट। यस।
हाँ, तो उससे क्या होता है, कैसे कैसी चेंजेस आते हैं अगर हम पर्सन और व्यक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है। हमारा शारीरिक ऊर्जा का स्तर कम हो जाएगा, रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाएगी। उसी की वजह से हमें बीमारी आती है, और यही सबसे बड़ा कारण है पीड़ा का। वो हमारे विकास और परिवर्तन को भी रोकता है, हमारे अंदर भय और चिंता बढ़ाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट है अहंकार, ये अहंकार को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये इतने सारे चेंजेस होते हैं। सो नेक्स्ट। यस मैम। हाँ, अब देखिए ये सब चेंजेस हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, ठीक है, तो ये हमें कैसे और ज्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, ये साइकिल है, एक्सेप्टेंस नॉन एक्सेप्टेंस की साइकिल चलती रहती है। अगर हमने व्यक्ति और परिस्थितियों को स्वीकार नहीं किया जो जैसा है वैसा, तो ये साइकिल बढ़ती ही जाएगी। क्योंकि आपको भी पता है कि कैसे होता है कि अगर हमें जो भी व्यक्ति से हमें परेशानी है, ठीक है, हम उससे दूरी बना देते हैं, उसके बाद उसको स्वीकार तो नहीं करते हैं, तो क्या होता है, वही व्यक्ति उससे भी अलग फॉर्म में और शायद हाई फॉर्म में, मतलब और तकलीफ दे ऐसे फॉर्म में कोई ना कोई रूप में हमारे सामने आएगा। क्योंकि जब तक हम वो साइकिल को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक परिस्थिति और व्यक्ति हमारी लाइफ में रिपीट होता ही रहेगा। ये सनातन सत्य है, ऐसे समझ लो कि परिस्थिति में भी आपको स्वीकार करके आपको सीख लेना है, और व्यक्ति को भी स्वीकार करके समभाव से उसको स्वीकार करके उससे हमें सीख के आगे बढ़ना है। हम रेजिस्ट करेंगे तो वही सामने आएगा, तो हमें ये साइकिल ब्रेक करनी ही पड़ती है। ओहो। नेक्स्ट। ओके। अब कभी भी जैसे हमने व्यक्ति और परिस्थिति का देखा, वैसे ही पहले तो हमें खुद को एक्सेप्ट करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जैसे है ना, वो पहले हम खुद को भी स्वीकार नहीं करते। अगर हम खुद को स्वीकार नहीं करेंगे तो सामने वाले को तो वैसे भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो पहले तो खुद को स्वीकार करिए कि आप जैसे हो, जैसे हो वो ऐसे ही अच्छे हो और ठीक हो, और सेम वे सामने वाले को भी जैसे हो वैसे ठीक है वैसे स्वीकार करना है। क्योंकि सबसे बड़ा जो पीड़ा का कारण है ना, वो यही है कि खुद को स्वीकार नहीं करते, और उसके बाद लोग और परिस्थितियों को भी हम स्वीकार नहीं कर सकते, और वही बाद में भय के रूप में बाहर आता है। हाँ सर, नेक्स्ट। ठीक है, अभी देखो आपको सबको ये स्टोरी पता ही होगी बुद्धा की, कि जैसे पहला दो बार वो तीर उनको लगे थे। वो तीर के एग्जाम्पल से उन्होंने समझाया था कि मान लो आपको एक तीर लगा, ठीक है, तो आपको एक दर्द हुआ। जो पहला बाण लगा ना, वो जो पीड़ा हुई ना, वो हमें बाह्य संसार से प्राप्त होती है, बाहर से हुई है, ठीक है। और उसके बाद मान लो वो एक तीर लग गया, बाण लग गया, उसके बाद दूसरा बाण आया, ठीक है। तो दूसरा बाण है ना, वो उससे भी ज्यादा पीड़ादायक है। लेकिन जब अगर हम ऐसे सोचेंगे कि जो पहला बाण था वो हमारा कर्म के द्वारा निर्धारित था, तो हमें उससे तो क्रॉस से सफर होना ही है, ठीक है, हम हो भी गए। लेकिन अगर हमने सेकंड जो बार आया उसमें भी हमें रिस्पांस हमारा चेंज नहीं किया, तो हम उसमें भी रिपीट होते रहेंगे, वो भी हमारे क्या बोलते हैं सफरिंग का रीजन बनता ही रहेगा। तो ऐसे तो बहुत सारे बाण आते ही रहेंगे, तो हमें पहले जो बाण आया उसमें हमें जो भी इवेंट से दर्द हुआ उसको आप समझ लो, स्वीकार कर लो कि ये ऐसा होना ही था। लेकिन अगर दूसरी बार भी अगर वही ज्यादा पीड़ादायक बार या इवेंट आ रही है हमारी लाइफ में, तो हमें उसका रिस्पॉन्ड ऐसे करना है पॉजिटिव और एक्सेप्टेंस के साथ, कि उसकी अननेसेसरी सफरिंग जो पहले हुई थी वैसी ना हो। तो लेकिन ये सब हमारे सहनशीलता और हमारे आत्म जागरूकता के ऊपर निर्भर करता है, वो प्रैक्टिस से आता है। ओह ठीक माय है गॉड। सर। हाँ हाँ हाँ। खुशबू मैम, ये इतनी हाँ सर। सुंदर, गहन और विशाल बात बताई आपने। मैं यहाँ पे एक हाँ सर, प्रार्थना ये करूंगा बहुत। भगवान से कि हे परमात्मा, अंतर्यामी परमात्मा, दादा भगवान, ये तो द टू एरोज की स्लाइड है, ये ज्ञान वैसे संयोगों में हमारे समक्ष हाजिर हो जाए और हमें हाँ। ये बात आ जाए। कितनी सुंदर और बहुत प्रभावशाली बात है ये। वेरी इंस्पायरिंग, थैंक यू हाँ वेरी सर। मच। मेरे दिल से प्रार्थना है।
कि जब भी हमारे जीवन में ऐसे संयोग आए तो ये द टू एरोज वाली बात हमें उस समय एरोस याद स्मरण हो रखें। जाए। थैंक यू वेरी हाँ, मच। स्मरण हो जाए। प्लीज गो अहेड। थैंक यू, थैंक यू। ग्रेट। और सबसे बड़ा नॉन एक्सेप्टेंस हम सब करते हैं, पता है कि ये सबसे पहले हमारा हमारे आगे जो सेशन हुए सब आपने ये समझा और सीखा ही है कि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। ठीक है। तो ये जीवन की जो अनित्यता है और वो टेम्पररीनेस है, वो उसको आपको स्वीकार करना होगा। हम ऐसे सोचते कि हम यहीं पे रहने वाले हैं और यही जो है वो वही है, यही है, तो वो हमारा नॉन एक्सेप्टेंस बढ़ता ही जाएगा और वही दर्द का कारण बनता है। मतलब हमारे कर्म भी ऐसे करो कि ये कर्म शरीर कर रहा है, आत्मा तो मरती ही नहीं है। ठीक है। वो आपने सब सेशन किए है ना, माया वगैरह सब, कषाय सब, तो उसी पे निर्भर है कि आपको ये समझना है कि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। ये सबसे पहले आप समझ लीजिए। सो नेक्स्ट, उसके बाद जैसे हमने नॉन एक्सेप्टेंस समझा ना, वैसे हम ओवर एक्सेप्टेंस समझे, क्योंकि ज्यादा स्वीकार कर लेना भी कैसे हानिकारक होता है। जैसे कोई भी घटना या व्यक्ति को हम ज्यादा, बहुत ही ज्यादा अपने में अंदर में समा लेते हैं। जैसे कभी कभी हमें गिल्ट होता है, तो मुझे ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो इतनी हैवी, मतलब अरे सॉरी, हावी हो जाती है अंदर, इतनी गहन तरीके से हमारे अंदर जड़ जाती है कि वो बाहर ही निकल पाती। पूरी लाइफ हम ऐसे ही सोचते रहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ओवर एक्सेप्टेंस, वो हो गया लीव। लेकिन हम ऐसे हो जाते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। और अगर कई बार कैसे होता है कि कई बार गलती करने के बाद भी, यार मैं तो बेकार हूँ, हाँ गलती होती है, सबसे होती है, लेकिन ऐसे मैं बेकार हूँ, ऐसे सब नेगेटिव सेंटेंस हमारे अंदर घर कर जाते हो। दादा भगवान बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि ये भी एक तरह का बंधन है। क्यों, जैसे अलग अलग बंधन है, तो ये भी एक बंधन है। और उसमें ये भाव भरे रहता है, जैसे मेरे साथ ये हुआ, मैं बेकार हूँ, या ये है तो हमें क्या करना है उसमें, हमें उससे दूर, उसमें से ये सब जो भाव है ना, उससे दूर होना है और शुद्ध आत्मा में हमें स्थित होना है। ये सब हमारे भाव सही नहीं होते हैं, तो हमारा लक्ष्य वही होता है कि इससे हमें बचना है। क्या बात है। नेक्स्ट, तो एग्जैक्टली लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है कि जीवन में जैसे ही अभी जो बताया हमारे पहले हमने जब पूछा था तब पार्टिसिपेंट ने कि जो भी परिस्थिति, व्यक्ति, परिणाम जैसा है वैसा स्वीकार करना है। ठीक है। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका मीनिंग हार मानना नहीं है। हाँ, कि मैंने स्वीकार कर लिया तो मतलब मैं हार मान गया, ये हार मानना तो नहीं है। लेकिन क्या करना है, रिएक्शन लेस स्थिति में आना है। रिएक्ट नहीं करना है, जो हो रहा है देखो, ऑब्जर्व करो एंड लेट इट पास। ठीक है। वो ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसको तो हमें धीमे धीमे शांत करना पड़ेगा, क्योंकि जितना एक्सेप्ट करोगे तो सुख मिलेगा, और अगर आप विरोध करेंगे तो दुख मिलेगा। नेक्स्ट। ओ सॉरी। हम्म। हाँ, अभी देखो, 5 सर्कमस्टेंसेस एविडेंस के साथ हमारा पूरा लाइफ चलता है। ठीक है। समय, स्थान, हमारा आशय क्या है, बाहरी सहयोग क्या है, प्राकृतिक स्थिति क्या है। आप कोई भी इवेंट ले लो, मान लीजिए आपका किसी का झगड़ा भी हुआ है। ठीक है। तो ये पांचों के प्रभाव से और साथ में ही होता है, कोई ना कोई, ये पांचों के मेल से ही ये घटना, कोई भी घटना होती है। ठीक है। तो उससे एक तो फाइनल हो गया कि हमें दूसरे को दोष तो नहीं देना है। ठीक है। किसी को भी दोष नहीं है, वो धीरे धीरे देखेंगे कैसे, लेकिन पहले खुद व्यक्ति को तो दोष देना ही नहीं है। ठीक है। मान लीजिए एक पेड़ है, वो गिर गिर रहा है या गिर गया है। ठीक है। तो वो पेड़ ऐसे ही नहीं गिरा है, हम पेड़ की गलती नहीं कर सकते, उसमें क्या क्या परिबल आते हैं, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस ऐड हुए हैं, जैसे उसका वेदर कैसा था। ठीक है। बहुत हैवी था पेड़, फिर उसके रूट कैसे थे, वीक हो गए थे, उसकी जमीन जो थी वो कैसी थी, उसके ऊपर निर्भर करता है। और हाँ, बहुत जोर से हवा आ रही थी, या हाँ, और उसका टाइम भी था, अभी बहुत पुराना हो गया, ये टाइम हो गया है। तो ये सब जो फैक्टर्स है ना, वो इस पेड़ को गिरने के पीछे जवाबदार है, और हम सिर्फ क्या करते हैं, पेड़ की गलती करते हैं। तो ऐसा सभी व्यक्ति और सरकमटेंसेस के साथ भी यही देखना है कि उसमें क्या रीजन हो सकता है। हमेशा व्यक्ति को ही दोष देना वो गलत बात है, क्योंकि ये सब साथ मिलके काम करते हैं, कोई एक कारण तो नहीं क्या होता बात है। है। वेरी गुड, वेरी गुड।
इसमें छठवा भी एक साक्ष्य है। हाँ सर। वो है डेस्टिनी, यानी कर्म के अधीन है सब कुछ। हाँ राइट। उसको द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव, नियति ऐसा बोला है। बहुत नियति अच्छा हाँ। कनेक्ट किया आपने, वेरी नाइस कनेक्शन, वेरी गुड। हाँ और सर अभी एक छोटी सी एक्टिविटी, अगर अभी नहीं कर सकते लेकिन एटलीस्ट ये समझ लो पार्टिसिपेंट, कि आप ऐसा समझो कि किसी के साथ लास्ट में कुछ कुछ पास्ट में कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ है रिसेंटली, ठीक है। तो आप क्या सोच रहे हो वो सरकमस्टेंसेस में, कि किसकी कौन दोषी है, जैसे समय है, स्थान है, या कोई इंटेंशन, या कोई बाहरी परिबड़ आया है, या कोई नेचुरल एनर्जी जो सर ने बताया नियति वगैरह, जो भी है वो आपको सोचना है कि क्या हो सकता है। मान लीजिए सुबह में या कल को आपके भाई के साथ आपकी कंफ्लिक्ट हो गई, तो आप ये सब समझिए कि क्या क्या रीजन था, ये होने के पीछे क्या रीजन था, ठीक है। सर ये सब एक्टिविटी थोड़ा टाइम जाएगा तो, लेकिन ये जस्ट टू अवेयर के ऐसा कर सकते हैं। नहीं, तो बहुत उससे बहुत क्या सुंदर है। होगा, इससे क्या होगा कि शिकायत घटेगी, ठीक है। आप शिकायत करना थोड़ा कम कर दोगे, एक्सेप्ट स्वीकार करोगे, और उससे क्या होगा, रिश्ते सुधरेंगे। क्या कि बात है। हमेशा व्यक्ति दोषी तो नहीं होता, लेकिन ये सब फैक्टर काम करते हैं। हाँ, और हम सिर्फ एक ही कारण देखते हैं, निमित्त। बाकी जो हाँ हिडन कॉजेस है, चार बहुत दिन कोशिश कारण नहीं और है, देखते ये हैं। आपने बहुत अच्छा समझा है, वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, और दूसरा ये समझना है कि चाहे वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, हमारे ही कर्मों का फल है। जैसा है ठीक है, ये करके पहला तो समझना है और स्वीकार करना है, ठीक है, हमारे ही कर्मों का फल है। यहीं से हमारे ज्ञान की जर्नी स्टार्ट होती है, क्योंकि ये पहले तो हमारे कर्मों का फल है। तो इससे आगे पहले तो हमारा कोई शिकायत आगे रहेगी ही नहीं, क्योंकि वो हमारी मतलब यात्रा आंतरिक शुद्धि की तरफ चली जाती है। नेक्स्ट सर। ओके। हम रिलेशनशिप में कैसे स्वीकार करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो भी बदलाव चाहते हैं ना, या जो भी हम कोई भी उम्मीद रखते हैं वो, या तो किसी सामने वाले से ही रखते हैं, ठीक है। तो हमें देखना है कि हम किसके पास बदलाव की उम्मीद रखते हैं, चेंज की उम्मीद रखते हैं, हमारे खुद के पास रखते हैं या दूसरों के पास। क्योंकि जो भी हम देख रहे हैं या सोच रहे हैं, लेकिन सामने वाले को और परिस्थितियों को जैसा है वैसा स्वीकार करना है, इंक्लूड ऑल ऑफ देम, कि हम जो है वो हमारा ही है, हमारे साथ है, हमारे जैसा ही है। उससे क्या होगा कि एक तो हमें धन्यवाद का एक सीख मिलेगा कि जैसा हुआ ठीक है थैंक यू, जो भी हुआ ठीक है थैंक यू। और दूसरा, अगर रहा है तो हमें दे, मतलब वी आर सॉरी, आई मीन ये दो हमारी बहुत ही अच्छी क्वालिटी इससे होगी, डेवलप होगी। जो भी है हमें स्वीकार करना है। इससे आएगा कि दूसरा एक एक्सेप्टेंस में है, सेकेंडरी एक्सेप्टेंस। मान लीजिए आप इतने मतलब स्ट्रांग हो गए हो कि नहीं मैं नहीं स्वीकार कर सकता, मैं ये आदमी को नहीं स्वीकार कर सकता, या मैं इस परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर सकता, इतना डिफिकल्ट है ठीक है आपके लिए। तो फिर उसमें सेकेंडरी एक्सेप्टेंस के साथ क्या होता है कि स्वीकृ आप नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो परिणाम आता है ना, उसको स्वीकार कर लेने। तो उसका मतलब उसको अपने जो अस्वीकृति दिखाई है उसका जो परिणाम आएगा उसको स्वीकार करना, दैट इज सेकेंडरी एक्सेप्टेंस। उसका मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हम हार मान गए, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे हमें भी पता चलेगा कि हमने वो उसका स्वीकार नहीं किया, तो उसके परिणाम को हमें स्वीकार करके जो भी तकलीफ आई है वो आप देख लो, समझ लो और जान लो। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद हमें शक्ति मांगनी है कि हमें ये जो भी नहीं किया है स्वीकार, उसका स्वीकार धीरे धीरे करना हम चालू कर दें। और दूसरा एक है रेडिकल एक्सेप्टेंस। इसमें क्या होता है कि जो भी, जैसे हम सोचते हैं कि कुछ परिस्थितियां या कुछ भी मतलब हमारी फीलिंग्स वगैरह है, उसे हम रोज बरोज लड़ते रहते हैं, तो उसकी वो सब है ना अपने नियंत्रण से बाहर है, ठीक है। तो उसको पूरी तरह स्वीकार करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि
अ, उसको हम चेंज तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसकी जो पीड़ा में उसमें जो हमें पीड़ा होती है वो बदलने में या रोकने में हमें ये मदद करता है। कैसे मदद करता है सर? नेक्स्ट। कैसे मदद करता है रेडिकल एक्सेप्टेंस? सर नेक्स्ट। हाँ, जैसे किसी ने हमारे साथ विश्वासघात किया सर, प्रीवियस। ओहो, क्या हुआ? हाँ, जैसे किसी ने हमारे साथ बिट्रेल किया, ठीक है, विश्वासघात किया। तो रेडिकल एक्सेप्टेंस में क्या होगा कि क्या सोचना है कि ये विश्वासघात हुआ है, बस इतना ही समझ लो। किसने किया, क्यों किया, क्यों मेरे साथ हुआ, ये सब इमोशन में आपको जी नहीं जाना है, डिटेल में नहीं जाना है। बस ये समझ लो कि हाँ ये हो गया है, विश्वासघात हो गया है, ठीक है। अब आप उसमें गुस्से में और मतलब दर्द में फंसे रहने से बेटर आपको क्या ध्यान देना है कि ये ही सच्चाई है जीवन की, और इसको जल्दी स्वीकार करके उससे आगे बढ़ो, ठीक है। आपको क्या रेडी कर मतलब कंप्लीटली, आपको जो जैसा है वैसा कंप्लीटली स्वीकार कर लो। और उसको, उससे जो दर्द हो रहा है उससे आप उसको उससे बचे, कि उस बस हो गया, ठीक है, फाइन। कुछ भी ना सोचे, बस हो गया, ठीक है। सर नेक्स्ट। तो ये है रेडिकल एक्सेप्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम दूसरे को जो स्वीकार करते हैं, ठीक है, उस तो हमें ये पहला ध्यान रखना है कि अभिप्राय नहीं रखना है, ठीक है। ये मैं ऐसा हूँ या सामने वाला ऐसा है, ये सब दृष्टिकोण सभी के अलग अलग होते हैं और सब अपने हिसाब से सही होता है। तो आप जैसे जो भी जैसा है वैसा आप समझिए और स्वीकार करिए, ठीक है। और दूसरा कि वो जो शक्ति होती है ना, ये धीरे धीरे आती है, एकदम से हम सभी को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। सभी के बिहेवियर या सभी के व्यूज होता है जो अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो वो एकदम से नहीं आएगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे, बहुत लंबे टाइम से जब आप बहुत ही धीरज पूर्वक कोशिश करते हैं ना, तो ये धीरे धीरे आ जाता है कि हाँ आप स्वीकार कर सकते हो। कोई आपको गाली भी देके जाएगा तो भी आप स्वीकार करो, इसका मतलब ये नहीं कि आपने हार मानी, लेकिन यू हैव चेंज योर सेल्फ इन अ मेंटल स्टेट, ऐसा कर दिया है कि बस अभी ये ठीक है। वो अब उसका है, मेरा मुझे देखना है। सर नेक्स्ट। और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सभी को आपको पता है, वो नीलकंठ वाला जो कैसे समुद्र मंथन हुआ था, पार्वती जी ने जो कैसे वो पॉइजन नीचे जाने से रोका था। ये है ना, हमारे डे टू डे में हमें ये मदद करता है। नीलकंठ व्यक्ति किसे कहते हैं? जैसे शिव जी ने कहा था कि जो भी अ, समुद्र मंथन से जो भी विष निकला था और यूनिवर्स खत्म होने को आ रहा था, वो कैसे उन्होंने बचाया था, ठीक है। कि समुद्र मंथन के बाद असुर और सुर के बीच में जो हुआ था वो, तो उसमें मेन टेक अवे क्या है कि हमें भी जो संसार की नकारात्मक का और गालियों जो भी सह लेता है ना, वो हम सह लेते हैं, लेकिन उसे आत्मसात नहीं करना है। जैसे शिव जी ने क्या कहा था, वो गले के पास उन्होंने रोका है, ठीक है। जो कलर नीलकंठ जिसके वजह से हम कलर का मतलब नीलकंठ बोलते हैं। तो कोई भी परिस्थिति को हमें क्या करना है, उन्होंने भी शांति से संभाल लेना है, ठीक है। उस देखो वो भागीदार भी नहीं बने हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने दूसरों की तो करुणा के साथ उसको आशीर्वाद भी दिया और सबको बचाया भी है। तो हमें भी वही करना है कि हमें कोई भी नेगेटिविटी को आत्मसात नहीं करना है, नकारात्मक का अस्वीकार को आत्मसात नहीं करना है, लेकिन उसमें कैसे सभी जगह पे हमें एडजस्ट एवरीवेयर, जो आगे आपने देखा ही होगा कि हम सब जगह पे हमें एडजस्ट करना है और उस नकारात्मक से आगे निकल के पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। सो नेक्स्ट। ये ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि, लेकिन सभी देखो अब सेकंड अध्याय में सभी जो श्लोका है हमारे भगवत गीता में, वो भी यही करके कैसे हमें कंट्रोल करना है अपनी इंद्रियों पे, ठीक है, और कैसे हमारी हमें वो सब घृणा से सबसे मुक्त रहना है। इंद्रियों के विषय में कैसे हम मुक्त रहेंगे, वो सब बहुत अच्छी तरह से समझाया है। तो ये भी यही कहते हैं कि जो है उसको पहले स्वीकार कर लो, और जो हमें ध्यान रखना है कि नेगेटिविटी या जो भी हमें उसको हावी नहीं होने देना है और उससे सबसे मुक्त मुक्त रहना है। नेक्स्ट सर। क्या बात है, नेक्स्ट करूं? हम्म। हाँ हाँ सर। बहुत ही अच्छा। ये
रिसाइट किया है आदि शंकराचार्य, मैं मन बुद्धि अहंकार चेतना नहीं हूँ। मैं श्रवण स्वाद गंध या दृष्टि की इंद्रियां नहीं हूँ। मैं आकाश पृथ्वी अग्नि या वायु नहीं हूँ। मैं चेतना और आनंद का स्वरूप हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। ठीक है। जो भी मैं मतलब ऐसे स्वीकार, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ठीक है। अपने क्षणिक स्वरूप वो अन्य चित्त प्राणियों नहीं। परिस्थिति को स्वीकार करो। ये क्या हमें ध्यान देना है। स्वीकार करो कि मेरे पास अतीत को बदलने या भविष्य को बनाने की शक्ति नहीं है। ठीक है, लेट इट बी। और स्वीकार करो कि कारण और प्रभाव का एक वैज्ञानिक नियम है। ये सब लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है कि कारण और प्रभाव का एक वैज्ञानिक नियम है। वाह वाह वाह। मैम इसमें जो पहली लाइन है ना, उसमें हाँ सर। बाय मिस्टेक वो चित्त की जगह चेतना छप गया है, तो उसको चित्त हाँ पढ़ना हाँ सर। पार्टिसिपेंट्स। मन हाँ ठीक बुद्धि है। अहंकार चित्त नहीं हूँ, और मैं चेतना हाँ आनंद का चित नहीं स्वरूप हूँ। हूँ। एक्सलेंट हाँ स्लाइड, राइट थैंक यू। राइट। थैंक यू। ठीक है, तो ये सब में हमारा लक्ष्य क्या है। देखो, हमें नॉन एक्सेप्टेंस भी नहीं पे ही नहीं जाना है, ओवर एक्सेप्टेंस से भी बचना है। एक्सेप्टेंस की स्थिति में आना है और उसमें हर स्थिति को कर्म विज्ञान की नजर से देखना है। ठीक है, ये मेरा है या मेरा है ये नजर से नहीं, कर्म विज्ञान से देखना है। और उसमें भी धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करके अक्रम विज्ञान दादा भगवान का जो, उसमें आपको आत्मसिद्धि प्राप्त करना, ये हमारा लक्ष्य है। सर इसमें कुछ बताएंगे आप। अक्रम विज्ञान के माध्यम से आत्मसिद्धि प्राप्त करें, हाँ भाई ये विषय अब मेरा तो है नहीं, क्योंकि जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है दादा भगवान या कनु दादा जी से, वो इस विषय पर हाँ सर। बढ़िया वही। बोल सकते हैं, मैं इसका अधिकारी बढ़िया नहीं। बोल सकते हैं। हाँ। हाँ सर, लेकिन हमें ये सब तो इसके पहले का ध्यान रखना है कि कर्म विज्ञान में से हमें ये देखना है कि जो हुआ वो हमारा कर्म का फल हाँ। है। ठीक है। हाँ, बराबर है। तो उससे भी आगे का वो है, मतलब स्टेज। ठीक है, तो सब स्वीकृति भावना में क्या आता है कि हमारे अंदर एक तो शांति आती है। ठीक है, ये सब आपने जो भी देखा, ये आगे की सभी लेक्चर में कि जो भी जैसे भी हो रहा है, अ, उसको होने दे, अच्छी तरह से समझ के जो भी परिस्थिति है उसको स्वीकार ले। ठीक है, जो हुआ वो सो न्याय, वो भी आपने बुक्स पढ़ी होगी। फिर जो भी प्राप्त है उसको भुगत लो, अप्राप्त है उसकी चिंता मत करो। ठीक है, और दूसरा एडजस्ट एवरीवर, ये सब बुक्स अवेलेबल है, आप लाइब्रेरी में से लेके रीड भी कर सकते हो। तो ये सब भी में कैसे कैसे हम स्वीकार कर सकते हैं, वो हम देखेंगे कि कैसे कैसे इसमें छोटे छोटे स्वीकार करके ये सब ध्यान दे सकते हैं। सर नेक्स्ट। प्राकृतिक न्याय, ये तो आप समझ लो कि ये जो भी नेचर का न्याय है वो 100% है, और वही सही भी है, वो उचित भी है। कि उससे क्या होगा कि तुरंत शांति मिलती है कि जो है वो सो गया, वो न्याय है, हुआ सो न्याय। सर नेक्स्ट। यस। और वो जो न्याय है उससे क्या होता है, वो जब हम स्वीकार करते हैं तो विरोध कम हो जाता है। ठीक है, हमारा मन शांत हो जाता है, दुख भी कम हो जाता है, वो पिछली बातें भी खत्म समाप्त हो जाती है। हम दूसरों को माफ करना सीख जाते हैं कि जो हुआ वो न्याय है। ठीक है। वो क्या होता है कि जो नेचर का परफेक्ट जस्टिस है, जो भी हुआ ना वो नेचर का तो परफेक्ट जस्टिस है, गलत तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, ये साइंस गलत नहीं है। और इससे क्या होता है कि रेजिस्टेंस भी, मतलब विरोध कम होता है। मान लीजिए किसी ने आपको गलत बोला, ठीक है, वो जो हुआ हुआ वो न्याय है, ऐसा मन करके, वैसा करके मन शांत कर दीजिए। ठीक है, अगर ऑफिस या कहीं पे भी, घर पे भी आपके हिसाब से काम नहीं हो रहा है तो ये परिस्थिति का न्याय है, ऐसा समझ लीजिए। और जैसे मान ली कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, तो वो सामने वाले की समझ का न्याय है। तो जो भी हो रहा है वो न्याय है, ये समझने से उससे क्या होगा कि मन शांत, इमीडिएटली शांत हो जाएगा। लेकिन ये मैम आपने बहुत बढ़िया बात कही। अब ये समझने की बातें है, अपने अंदर चिंतन करके स्वीकृति जो है ना, वो एक प्रकार का चिंतन है। इसका चिंतन मतलब है। ये नहीं है कि आप बोल दो उसको, हाँ भाई आपने मुझे गलत बोला, मैं गलत हूं। ये तात्पर्य हम्म। नहीं। ये अंदर से, अंतर मन से स्वीकार की बात चल रही है। हाँ, इसको प्लीज मिस इंटरप्रेट हाँ, मत करना, ये बहुत बड़ी और गहन बात कही मैडम आपने, बहुत गहन बात है। गहरी हाँ। बात है। बहुत गहरी बात है ये, थैंक यू। अब ये एक एक्टिविटी करेंगे, अभी आपको ये घटना को याद करें, ऑल ऑल द पार्टिसिपेंट। आप एक कोई भी इवेंट या कोई भी, मतलब कोई इंसिडेंट आपको परेशान कर रहा है, तो उसको आप याद करिए। ठीक है, याद किया आपने, अभी जो रिसेंटली हुआ वो भी आप याद कर सकते हो, कोई भी घटना जो आपको परेशान कर रही है। ठीक है, अभी आंख बंद करिए 1 मिनट के लिए।
आंख बंद करिए सभी। ठीक है, अभी जो आपने घटना को याद किया है, अब मन में ये बोलिए आप कि ये जो भी घटना हुई या परिस्थिति हुई उसको मैं स्वीकार करता हूँ या स्वीकार करती हूँ। आप मन में बोलिए, रिपीट करना है। और बोलिए, जो ये जो हुआ वह न्याय था और वही सर्वोत्तम था, क्योंकि वो हो गया है अब। मन में रिपीट करिए, ये परिस्थिति को मैं स्वीकार करता हूँ या करती हूँ, जो हुआ वो न्याय है और वही सर्वोत्तम था। रिपीट 3 4 टाइम्स। अब धीरे धीरे आंख खोलिए और महसूस कीजिए कि अंदर से कैसा फील हो रहा है। पहले के जैसे ही आपको स्ट्रेस या गुस्सा आ रहा है उसी घटना के, या घटना को याद करके, या आर यू फीलिंग रिलैक्स? तो ये इमीडिएट रिलैक्सेशन की एक एक्टिविटी है। कभी भी आपको लगे ऐसा तो ये सोच के कर देना, क्योंकि आपके हाथ में पास्ट भी नहीं है और ना ही फ्यूचर है। वेरी तो गुड। प्रेजेंट को ऐसे संभाल लेना इम्पॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट, दूसरा एक समझेंगे जो आपने पढ़ा है आगे भी, कि कषाय। ठीक है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब जो हमारे इनर एनिमी है, ये सबसे बड़े शत्रु है एक्सेप्टेंस का। दादा भगवान कहता है कि जहां पे भी ये क्रोध, मान, माया, लोभ वगैरह है, वहां पे दुख है। जहां स्वीकार है वहां पे सुख है। अब कैसे पहचाने कि ये सब कषाय हमारे अंदर है? जैसे आपको क्रोध आ रहा है, ठीक है, अब अंदर से स्ट्रेस में हो, या आपका मन हर बार कहीं ना कहीं विरोध ही करता रहता है, तो ये सब कषाय के एग्जाम्पल है। फिर हम आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो ये सब कषाय है। ठीक है, ये हमें उसमें भी हमें क्या करना है, प्रतिक्रमण जो आपने आगे देखा है, सीखा है कि परिस्थितियों का ये परिणाम है, व्यक्ति का दोष नहीं है। ये आप प्रतिक्रमण कीजिए कि यह परिस्थितियों का परिणाम है, व्यक्ति का दोष नहीं है। तो इससे धीरे धीरे एक एक जो भी कषाय आपको परेशान कर रहे हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे और आप स्वीकार भाव पे आगे जाएंगे। वाह वाह। अब जानिए कि परिस्थितियों को हम कब से बोल रहे हैं कि परिस्थितियों को स्वीकार करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो पहला स्टेप 1 है, एक ही व्यक्ति को अलग देखें और परिस्थिति को अलग देखें। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि व्यक्ति सिर्फ निमित्त है, कारण तो पिछले कर्म है। ठीक है, तो वो सिर्फ निमित्त बन के आया है। तो पहले तो वो दोनों को आप आइडेंटिफाई करके अलग कर दीजिए पहले, कि ये व्यक्ति अलग है और परिस्थिति भी अलग है। दूसरा, नेचर के न्याय को याद करें। जो भी अभी हमने हमने एक्टिविटी की है कि जो भी हुआ वो न्याय था और सर्वोत्तम था, वही सर्वोत्तम था। ठीक है, उसके बाद आपका जो स्टेज आ रहा है कि रिएक्शन, उसको ऑब्जर्व करना है। जैसे अभी हम मैंने एक्टिविटी के उसमें आपका क्या रिएक्शन था, अभी सबको अपना पता ही होगा कि आपको शायद सच में गुस्सा आया या कुछ और फील हुआ, जो भी आया, लेकिन उसको आपको रोकना नहीं है, लेकिन देखना है क्या आ रहा है। देखना है, आज गुस्सा आएगा, कल भी गुस्सा आएगा, परसों भी गुस्सा आएगा, लेकिन देखना है। लेकिन धीरे 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 वो भी धीरे धीरे कम होगा। कैसे कम होगा? कि हम जैसे जैसे ऑब्जर्व करके एक्सेप्ट करेंगे ना, तब वो सब कम हो जाएगी, ये कषाय कम हो जाएंगे। तो ठीक है, तो ये रिएक्शन को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, रोकना नहीं है, सिर्फ देखना है, ऑब्जर्व करना है। और स्टेज 4 है प्रतिक्रमण। तो उसमें हम सब ये मन में बोलेंगे कि हे भगवान, हे दादा भगवान, मुझसे यदि अगी इस व्यक्ति को, जो हमने अभी तक उसकी को निमित्त मान रहे थे, उस व्यक्ति को मानसिक, वाचिक या कायिक रूप से कोई भी दुख हुआ हो, तो मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्रतिक्रमण यही है कि सामने वाले से आपको माफी मांग लेनी है, और उससे हमारा मन एक्सेप्टेंस की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फाइनल स्किल क्या होगी? एक तो सेपरेट पर्सन फ्रॉम द एक्शन। ठीक है, वो व्यक्ति तो निमित्त है, परिस्थिति कारण है, और एक्शन हमारा प्रारब्ध बनेगा। तो आप हमारे एक्शन पे बहुत ध्यान देना है कि हम कौन सी एक्शन कर रहे हैं, क्योंकि बाद में वो ही प्रारब्ध बनेगा। और या तो हमारा पिछला एक्शन ऑलरेडी प्रारब्ध होके ही इधर आया है, तो वो इम्पोर्टेंट है।
तो ये ध्यान रखना है। सेकंड, चेंज द इनर इंटेंट। हमारा आशय क्या है, जो जो भी मुझे मिल रहा है वही मेरे कर्म का फल है, ये पहले तो स्वीकार कर लो। ठीक है। और दूसरा है नो ब्लेम प्रैक्टिस। ये डेली करना होता है कि एटलीस्ट 30 डे का नो ब्लेम चैलेंज ले लो आप, कि ना ही खुद को दोष देना है, ना ही दूसरों को, ना ही परिस्थितियों को दोष देना है। धीरे 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 करके सभी को आपको दोष से मुक्त करना है। ये 30 दिन भी अगर आप करेंगे तो लास्ट में सिर्फ स्वीकृति ही आएगी। आप अटैच नहीं होगे जो भी परिस्थिति या व्यक्ति है, बस स्वीकार भाव से आप आगे बढ़ते रहेंगे। क्या ठीक बात। है। अभी एकदम शॉर्ट एक्टिविटी है। आपको एक पेपर पे लिखना है कि किस किस बात का आप विरोध करते हैं, और दूसरी बाजू लिखना है कि कौन सी बातों का आप स्वीकार कर सकते हैं या कर लेते हैं। ठीक है। आपको लगे कि मैं ये बात का विरोध करता हूं तो लिखिए। क्या बात है। 2-3 बातें तो लिखिए। वाह वाह वाह। क्या रेजिस्ट कर रहा है आपको? हम अवश्य मतलब मान करेंगे लीजिए ऐसा। कि मैं फॉर एग्जांपल मेरे ऑफिस में किसी मतलब कलीग का बिहेवियर मैं रेजिस्ट करता हूँ, मतलब मैं नहीं स्वीकार कर पाता हूँ, तो ऐसा लिख लीजिए कि बिहेवियर या उसका नेचर वगैरह। या फिर कैसे लिखेंगे, कोई भी मतलब आप हमारे एक्टिविटी में डेली लाइफ में जो भी आपको लग रहा है विरोध करते रहते हो, तो वो आप कर दीजिए। मान लीजिए हाँ, कोई ठीक से झाड़ू पोछा नहीं लगा है, आप हमेशा विरोध ही करते हो, तो लिखिए कि मैं ये हमेशा विरोध, मेरे साथ ये विरोधी रहता है, मैं विरोध में ही रहता हूँ उसमें। ठीक है। और जो आसानी से कर सकते हो ना स्वीकार, वो भी लिखिए। क्योंकि हमारी अच्छी बातें भी हमें कभी कभी पता ही नहीं चलती कि हमारे अंदर हम इतना विरोध करते हैं, तो क्या स्वीकार करते हैं वो भी हमें याद नहीं रहता कि हम क्या क्या स्वीकार कर सकते हैं। 2-3 बातें लिखिए। लिखे? सबने लिखी? इफ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, लेकिन ये हेडिंग लिख लो कि मुझे क्या क्या लिखना है। सर आप भी सोच सकते हो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। क्या क्या आसानी से स्वीकार कर सकता बहुत हूँ ही, वो भी आप। बहुत ज्यादा हाँ सर। इंटरेस्टिंग। आपके सेशंस में आप देखना कि चिंतन कौन का सा, विषय होता है। मतलब कौन सी कॉलम ज्यादा लिख पा रहे हो, कौन सी कम लिख पा रहे हो। ठीक है। हाँ, सबने लिख ली? हाँ। हाँ सर सर नेक्स्ट करिए। हाँ। ठीक है। वो जो आपने लिखा वो रहने दीजिए, वो वैसे ही रखिए। अभी आप जो भी सिचुएशन ज्यादा रेजिस्ट कर रहे हो ना, आप देख जो भी आपने लिखा है ना, उसमें कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी है वो बार बार आपको रेजिस्ट कर रही है डेली के बेस में, मतलब हमेशा के लिए। तो वो है ना, कोई कोई 3 सिचुएशन लिख दीजिए, एटलीस्ट एक भी लिखिए या 2 लिखिए। सिचुएशन लिखनी है, हाँ, पर्सन या वो नहीं लिखना है। सिचुएशन लिखनी है, शॉर्ट में लिखनी है। कोई भी इवेंट लिखिए जो हमेशा आप रेजिस्ट करते हो, आप रोकते हो, आप मतलब आप स्वीकार नहीं करते हो उस इवेंट का। मान लीजिए ऑफिस में कोई आपका आप बॉस है और कोई एम्प्लॉय रोज लेट आता है। ठीक है। तो वो एक सिचुएशन हो गई जो आपको नहीं अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो आप लिखिए कि ये मैं रेजिस्ट करता हूँ। गलत सही जाने दीजिए, लेकिन आप रेजिस्ट कर रहे हो लिखिए, क्योंकि आपको शांति की आपको जरूरत है, तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसी एक्टिविटी अरे सिचुएशन या कोई भी इंसिडेंट लिखना है। और अब आप पूछिए जो भी आपने लिखा है, जो आगे भी आपने जो रेजिस्टेंस लिखा है, उसमें आपको ये खुद को पूछना है कि ये जो भी मैं रेजिस्ट कर रहा हूँ उसमें कौन सा, मतलब कौन सी भावनाएं आपकी आ रही है। सब प्रीवियस, अच्छा। नहीं अब यही है। हाँ, तो कौन सी भावनाएं आपके अंदर आ रहे हैं। बाप रे। सर नेक्स्ट करिए ना, नेक्स्ट। नहीं, नेक्स्ट। हाँ। नेक्स्ट। बस बस, नहीं उसके पहले वाला। अच्छा। हम्म। बस। हाँ, तो ये जो भी आपने लिखा ना, ये रेजिस्ट कर रहा हूँ, ये इसका ये स्वभाव मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ये आपने जो भी लिखा है, आपने रेजिस्टेंस जो भी विरोध लिखा है, अब ये सभी इंसिडेंट्स को आप याद करके ये सोचिए और खुद को पूछिए कि इससे क्या हो रहा है मेरे अंदर, क्या आ रही है भावनाएं आगे, बाहर कौन सी भावना या कौन सी फीलिंग आ रही है। गुस्सा आ रहा है, पहली सिचुएशन में गुस्सा आया, या चिंता या स्ट्रेस आया,
या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है जब भी आप भी सोचते हो, या अगर आप विरोध करते हो, मान ली आपने इसी को बोला कि क्यों लेट आ रहा है, तो आपके साथ सामने लड़ाई हो रही है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट पे जाएगा। तो या क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या फिर कोई रीजन से कोई आपके ईगो के साथ का कुछ रिलेशन आ रहा है कि मैं हम हमेशा मैं करते रहता है ना, कि मुझे ऐसा क्यों बोला, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या मुझे ये क्यों ऐसा बोल गया। ये जो भी आपकी भावनाएं, जो भी कषाय आ रहा है ना, वो आपको खुद को पूछना है कि क्या आ रहा है। ठीक है। तो अब अभी आपको पता चल गया कि परेशानी कहाँ हो रही है, खुद को ही हो रही है। कषाय किसके अंदर बढ़ रहा है, हमारे ही अंदर बढ़ रहा है, क्योंकि हम रेजिस्ट कर रहे हैं। हम ही रेजिस्ट कर रहे हैं, ना ही कुछ दूसरे को स्वीकारते हैं जो जैसा है वैसा, ना ही परिस्थिति को स्वीकारते हैं। तो इसके रिजल्ट में हमारे ही कषाय और बढ़ते रहते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट करिए। हाँ। ठीक है। तो अभी आप हम ये सोचेंगे कि जो भी हो रहा है, ठीक है, हम नहीं कर पाए, फिर भी हम रेजिस्ट कर कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी आपको एक दूसरी एक्टिविटी करनी है, कि जो भी आपने सिचुएशन लिखी ना, उसमें उस सामने वाली व्यक्ति को निमित्त मान लो, और सामने वाली व्यक्ति को दोष दे दो। ठीक है, कि यही दोषी है। ठीक है, ऐसा मान लो। अब ऐसा विचार आएगा कि वही ऐसा है, ठीक है, वही ऐसा है। लेकिन अभी उसी में क्या करना है, वो अभी जो हमने आगे जो देखा कि व्यक्ति निमित्त है, और ये सब परिस्थिति सिर्फ अपना कार्य कर रही है, लेकिन व्यक्ति निमित्त है। ठीक है। अब ये आपके अंदर फीलिंग लानी है कि जो भी मैं दोष दे रहा हूँ, जो भी व्यक्ति को दोष दे रहा हूँ, या परिस्थिति को भी दोष दे रहा हूँ, वो सिर्फ निमित्त है, कारण है। जो भी हो रहा है, अपनी परिस्थिति जो अपना काम करेगी, जो को कुदरत अपना काम करेगी करेगी, न्याय के हिसाब से ही वो क्या काम करती है। लेकिन इस सभी में खुद को, परिस्थिति को और दूसरे वाले को हमें फ्री करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सब निमित्त है। हम उसको दोष नहीं दे सकते। ठीक है। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपके अंदर स्वीकृति की भाव आ जाएगी। ठीक है। अब रिपीट करोगे तो थोड़ा और हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है। तो फाइनली आपको क्या याद रखना है कि तो संसार एक कारण से चलता है। ठीक है। हर व्यक्ति परिस्थिति का एक कारण होता है। असली कारण तो पिछले कर्म है। ठीक है। और हमारे आगे के कर्म हमारा रिस्पॉन्ड पे निर्भर करता है, तो वो हमें यही सब सीख के आगे बढ़ना है। ठीक है। व्यक्ति को दोष देना एक गलत दिशा है, ये तो आप समझ ही लो। ठीक है। दोष किसी का नहीं है, सब अनजाने में करते हैं, ऐसा समझते हैं ना, तो ही स्वीकार भाव बढ़ता है। हमें अटैच नहीं होना है, बस ये हो गया, वो अनजाने में हो गया, ठीक है। हमें क्या करना है, वो हमें खुद का कषाय बनने नहीं देना है, आत्म शांति की तरफ जाना है। दूसरा कि सभी वैज्ञानिक सरकमस्टेंस से होता है, और जो भी होता है 100% नियोजित है, ना ही किसी की गलती है, वो पहले आप स्वीकार कर लो। और अगर सर ने जैसे बताया, चंद्रकांत सर ने, कि स्वीकार करना मतलब वो हार मानना, या मतलब उससे भागना है, या मतलब उस ऐसा नहीं है कि मतलब क्या बोलते हैं, खुद को नेगेटिव या खुद को लो या ऐसा फील करवाना, वो चीज नहीं है। लेकिन हम ये परिस्थिति से भी ऊपर उठकर ये इसको देखते हैं कि कि ये ऐसा नहीं है कि मैं इससे अभी मैं जो यही हूँ, मैं ही वीक हूँ, या मैंने हार मान ली, नहीं। हम ये परिस्थिति को भी बहुत अलग, बहुत हाई लेवल से देखते हैं कि ये जो हो रहा है उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, ये सब हमारे कर्मों का भी फल है। हाँ सर, नेक्स्ट। ठीक है। तो आप सबको ये समझ आ गया कि अगर आप स्वीकार करोगे तो शांति मिलेगी, रेजिस्ट करोगे तो यू विल बी सफर। और ये प्रिंसिपल है कि जो भी हुआ वो न्याय है, वो समझ लो। सब साइंटिफिक सर्कमस्टेंस एविडेंस से होता है। ठीक है। दोष किसी का नहीं है, व्यक्ति भी निमित्त है, परिस्थिति भी कारण है, ये आप समझ लीजिए। जितना कषाय कम करोगे, जो जितना कषाय कम होगा, उतना स्वीकृति भी ज्यादा होगी। या वैसा वैसा भी आप सकते हो, जितना स्वीकार करोगे तो कषाय भी कम हो जाएगा। और प्रतिक्रमण करेंगे सभी परिस्थितियों के लिए, तो हमारा मन साफ रहेगा, दैट विल लीड टू अ हीलिंग स्टेज। ठीक है। दादा भगवान हमेशा कहता है जो जैसा है वैसा ही स्वीकारो, स्वीकार करोगे तो सुख मिलेगा। क्योंकि स्वीकार से ही समता आती है, और समता से ही परम शांति। और हमारा उद्देश्य तो परम शांति ही है, ना ही हमें जीतना है या हारना है हम, लेकिन हमें परम शांति, मन की शांति चाहिए। क्या बात है।
ये बहुत ही शॉर्ट में है सर। चंद्रकांत सर आपको शायद ये वाली स्लाइड शेयर कर देंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसमें भी हमारे डेली एक्टिविटी में डूज एंड डोंट्स भी आते हैं। जैसे हम हमारे डूज एंड डोंट्स बनाते हैं ना कि क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना, तो ये स्वीकृति के लिए भी ये सब डूज एंड डोंट्स है कि क्या क्या करना है। जो हुआ वो न्याय है, दोष नहीं देना है, किसी को प्रतिक्रमण करना है। ठीक है, जो जैसा है वैसा मैं स्वीकार करता हूँ और सब प्राकृतिक न्याय है, ये सब डूज है, ये स्वीकारना है। सर नेक्स्ट करिए। या ये है डोंट्स, क्या नहीं करना है। ठीक है, इसने ऐसा क्यों किया, उसकी गलती है, ये नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ही ऐसा होता है, ये रिपीटेशन नहीं करना है, ये डोंट्स है। ठीक है, फिर मैं बेकार हूं, मैं ही हमेशा गलत करता हूँ, ये नहीं करना है, खुद को दोष भी नहीं देना है। ठीक है, फिर मेरा परिणाम मेरा कंट्रोल नहीं है। ठीक है, मैं हमेशा गलत थी, मेरा नियंत्रण केवल इंटेंशन पर है। हमारे इंटेंशन को रोकिए, परिणाम पे मेरा कंट्रोल तो नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि फल की आशा मत रख, जो भी है वो होता ही है, होके ही रहेगा, लेकिन हमारा कंट्रोल क्या है, हमारे इंटेंशन पर कंट्रोल की कोशिश है ना। हम कंट्रोल कुछ भी कंट्रोल करने की कोशिश करें तो वो स्ट्रेस देगी। ठीक है, व्यक्ति केवल निमित्त है, उसका कारण पिछले कर्म और सर्कमस्टेंसेस है। ठीक है, मैं गुस्सा नहीं कर रहा कहकर दबाना नहीं है। ठीक है, हम गुस्सा भी करते हैं और दबाते भी हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, उसे देखना है, क्या करना है, उसे देखना है, उसे समझना है। और जो भी अगर आपने वो दबाया ना, कषाय दबाया ना, तो उससे और संघर्ष बढ़ेगा। पिछले जो भी पास्ट में भी जो भी आपका गुस्सा आपने दबा के रखा है ना, वो निकाल दीजिए, हो गया। ठीक है, क्योंकि वो सब बढ़ता ही जाएगा, वो ज्यादा दर्द होगा। फिर ये गलत हो गया, मेरे साथ अन्याय हुआ, ये सब नहीं करना है। ठीक है, लेकिन नेचर का न्याय 100% सही होता है, ये सोच के हमें एक्सेप्ट करना है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सेप्ट करना मतलब हार मानना नहीं है। ये आप समझ लीजिए कि इसका मतलब हार मानना नहीं है। ठीक है, वो हमारे अंदर सर ने बताया आत्मबल और समता की अवस्था है, बहुत ही मतलब डीप अवस्था है। कैसे ये सबको समझ के हमें अंदर से समभाव रखना। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। सो नेक्स्ट। यस। ठीक है, अभी आपको ये तीन सिर्फ क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, आपको अपना अपना जो ग्रुप है ना उसमें लिख देना, व्हाट्सएप पे ही लिख देना है कि आज आपने स्वीकार के बारे में क्या क्या सीखा। स्वीकार मतलब क्या है, क्या आप सच मानते हो या क्या आप सोच रहे हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि आप कौन सा विरोध छोड़ने के लिए तैयार है। पहले तो आप सोच रहे कि तैयार है कि नहीं, क्योंकि हम विरोध छोड़ते ही नहीं है, रेजिस्टेंस छोड़ते ही नहीं है। अगर छोड़ने को तैयार है तो आप क्या छोड़ने के लिए तैयार हैं। जैसे हम मतलब बच्चा ले होमवर्क नहीं कर रहा है तो आप जो रोज डांटते रहते हैं, तो वो विरोध आप करते हैं, उससे बेटर उसका सॉल्यूशन लाइए। विरोध करके आप अपना मतलब गुस्सा वगैरह नहीं बढ़ाए नहीं, तो ये कौन सा विरोध आप छोड़ने के लिए तैयार है, वो दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा है आप अपने घर, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया वैसे ही घर और आपके ऑफिस या कार्यस्थल पर कौन सी स्वीकृति का उपयोग कैसे करेंगे। कौन सी स्वीकृति आप क्या स्वीकार करेंगे, क्या एक्सेप्ट करेंगे, और उसका उपयोग भी कैसे करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई आपका कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ठीक से पोछा नहीं लगा रहा है, ठीक है, तो आप उसको स्वीकार के उसका उपयोग कैसे, आप उससे बात करिए, ठीक है, कम्युनिकेट करिए, ठीक से उसको भी समझिए। मैंने बोला ना स्वीकृति का मतलब समझना भी है, उसको समझना है, जो भी व्यक्ति है उसको सम्मान भी देना है, ये सब स्वीकृति में आएगा। तो देखिए धीरे धीरे ये सभी का चेंज कैसे होगा, तो हमारे ही कार्य धीरे धीरे होते रहेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे हो गया। सिर्फ हमारे अंदर की मेंटल जो स्टेट है ना उसको चेंज करने की देरी है। लिख दिया सर सबने। ओके, अब ये सर अभी ये टाइम लेगा, लेकिन ये जो क्वेश्चनर है उसमें सिर्फ सिंपल मैं बता देती हूँ कि दोष रहित दृष्टि, ये आपका सेल्फ क्वेश्चनर है।
कि मैं जैसे क्या मैं कठिन परिस्थिति में किसी व्यक्ति को दोष नहीं देता या नहीं देती। अगर आप नहीं देते तो बिल्कुल नहीं, जीरो कर दीजिए, कभी कभी या अक्सर या हमेशा या बहुत अच्छा या तो हमेशा देते हो तो उसमें वो 3 मार्क देना है। वैसे सभी जो भी एरिया मैंने लिए है कि जो हुआ वह न्याय है, उसमें भी क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट। हाँ मैम। ठीक है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बारे में आप क्या समझ रहे हो, कषाय के बारे में आप रोज का कैसे हैंडल कर रहे हो। सर नेक्स्ट। प्रतिक्रमण की प्रैक्टिस आप कैसे करते हो, आप माफी मांगते हो या 5 मिनट रोज प्रतिक्रमण करते हो या जो भी है, या इनर एक्सेप्टेंस स्किल आप कैसे करते हो डेवलप। और डेली प्रैक्टिस और अवेयरनेस में भी आप ये जो थोड़े क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपको 0 1 2 3 बिल्कुल नहीं, कभी कभी जो भी क्वेश्चन आप जो भी डेली का है ये जो हम रोज करें तो अच्छा भी है, उसका फाइनल टोटल करना है आपको। ये जो भी मार्क्स आए वॉट एवर द मार्क्स, पहले आपको शायद कम भी आएंगे लेकिन प्रैक्टिस से आपके बढ़ेंगे। सर नेक्स्ट। उसके बाद जब आपके जो क्वेश्चन का जो टोटल फाइनल स्कोर आता है उसके हिसाब से आपको देखना है कि आपका स्कोर कौन से रेंज में आ रहा है। तो उसके हिसाब से आपका इंटरप्रिटेशन आपको पता चलेगा कि मेरा एक्सेप्टेंस लेवल कितना है। अगर प्रारंभ बिगिनर पे है तो आपको थोड़ा गाइडेंस की जरूरत है, कैसे कैसे मतलब जो भी मैंने अभी आपको जो ऑप्शन अरे सॉल्यूशन दिखा है वैसे करके आप एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ा सकते हैं। अगर रेंज आपकी किस हिसाब से आ रही है उस हिसाब से, अगर एवरेज है या गुड आपका अच्छा है एक्सेप्टेंस तो उसको सुधार जारी भी रखना है। ठीक है, अगर कम थोड़ा आ रहा है तो प्रैक्टिस की जरूरत है। कषाय अरे प्रतिक्रमण रोज करिए, स्वीकार के भाव को थोड़ा समझिए, ये सब से आपका स्कोर अच्छा रहेगा, धीरे धीरे स्वीकृति आपकी बढ़ेगी। क्या बात है। ठीक है, के बाद रात को डेली, ये डेली टू डू लिस्ट है, रात को आज कौन सी 3 परिस्थितियों का मैं स्वीकार करता हूँ, चाहता हूँ या चाहती हूँ जो मेरे नियंत्रण में नहीं है। वो ऐसा थोड़े थोड़े क्वेश्चन है। सर नेक्स्ट करिए। जो हुआ वो न्याय है, वो आप किस पे आज बात करेंगे। सर नेक्स्ट करिए। हाँ, फिर आज नो ब्लेम प्रैक्टिस, जो मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, तो मैं खुद को, ये सब में आप अगर आपने किया तो यस करिए, टिक करिए, नहीं किया तो ठीक है जाने दीजिए। और कौन सा कषाय मतलब क्या कौन सा कषाय आपके अंदर आया, तो वो भी आपको समझना है, लिखना है और हमेशा मानना है कि ये मेरा कर्म उभरा है, सामने वाला दोषी नहीं है। ठीक है, प्रतिक्रमण की प्रैक्टिस करना है, व्यक्ति और घटना। आप देखो प्रतिक्रमण है ना, व्यक्ति और घटना रोज चेंज होती ही रहेगी, और आपके उसके बाद आपको कैसा लगा वो भी लिखना है कि आपके अंदर से वो गया नहीं। व्यक्ति रिपीट भी हो सकता है लेकिन आपको करना है। ठीक है, और उसके बाद प्रतिक्रमण में लिखिए कि आप बोलिए कि मुझे इस व्यक्ति को कोई दुख हुआ हो तो मैं उसे हृदय से माफी मांगता। सर नेक्स्ट। और लास्ट में मैं जैसा मैंने अभी एक्टिविटी करवाई ना, वो डेली रात को आपको करनी होती है कि मैं कौन सी बातों का विरोध करता हूँ। ठीक है, फिर इसको रिफ्रेम भी करना है कि मैं इस रूप में स्वीकार करूंगा। व्यक्ति नहीं बदल सकते लेकिन उसके स्वीकार उसके रूप में आप चेंज करके स्वीकार तो कर सकते हैं। ये व्यक्ति ऐसा है, मैं इसका देखो सब में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, पॉजिटिव देख के उसको स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये जब स्टेप्स है वो आपको समझना है कि ये जो परिस्थिति है वो परिणाम है, जो मेरा ही कर्म है, व्यक्ति निमित्त है, जो हुआ वो न्याय है, और प्रतिक्रिया है मैं शांत रहूंगा या रहूंगी। और दिन में 3 बार मैं प्रतिकूल परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करता हूँ, जो हो रहा है वो न्याय, वैसा आपको 3 बार रोज बोलना है। ठीक है, और अगर आपने सुबह शाम रात को कर लिया तो टिक करिए कि हो गया है, मतलब आपका प्रैक्टिस चालू है। और रात को 2 मिनट दादा भगवान की जय लेके आज मैंने कहाँ स्वीकार किया, कहाँ विरोध रह गया, और कल मैं किस गुण में वृद्धि करूंगा। हमारा कषाय या अगर कुछ हमारा एक्सेप्टेंस या कोई जो हमारे हमें गुण जो डेवलप करने उसमें नहीं हुआ है हमारा वर्क, तो हम कल क्या और करेंगे। माफी नहीं दी है तो कल हम माफ करेंगे। ये सब आपको रात को थोड़ा डेली टू डू लिस्ट करके लिखना है। और हाँ सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम सर ये जो आपको। एक्टिविटी है ना वो एक्टिविटी है ना सर, वो ऑनलाइन थोड़ा हाँ टाइम हाँ, लेगा। वो तो सब ग्रुप में ये शेयर आप हम करेंगे। शेयर कर देंगे, पार्टिसिपेंट कैन डू देमसेल्फ ऑल्सो। लेकिन हमारे पार्टिसिपेंट्स, मैं उनसे अनुग्रह करूंगा कि आग्रह करूंगा कि ये एक्टिविटी तमाम आप कीजिए। ये बहुत अच्छा अवसर मिला है मैम।
बहुत ही होलिस्टिक और मैच्योर प्रेजेंटेशन। मैं स्वयं भी इसका अनुकरण करूंगा। मुझे बहुत सीखने मिला आज के सेशन में, इसलिए मैं आपको हृदय से सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत बढ़िया, इतनी बात। थैंक यू सर। यू आर एक्सलेंट साइकियाट्रिस्ट ऑल्सो। आपके साइकियाट्रिस्ट के स्किल आज उजागर हुए। यानी सारी जो बातें आपने कही, ये मन को शांत करने वाली, सुकून देने वाली, अपना स्वदोष चिंतन होता है इसमें, और सत्य क्या हाँ है सर। उसका आकलन भी होता है। बहुत गहरी, हाँ बहुत सर, सुंदर, हमारा बहुत। सामने, हमारा देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, व्यू पॉइंट बदल जाता है। और मुझे एक इशू अभी मेरे दिमाग में चल रहा था, उसको सॉल्व करने की प्रेरणा भी मुझे इस सेशन से मिली। इसलिए आपका विशेष धन्यवाद। मित्रों, अपना अंतिम सत्र 4 जनवरी को है, ऑफलाइन। और इसमें हमारे सभी एसोसिएट्स ये अंतिम सत्र लेंगे। HSRC के श्रीमती तरुलताबेन ऑडिटोरियम में ये सत्र होगा। आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, आप भी आ सकते हो। इसका समय रहेगा लगभग 4:30 से 5:30 या 6 बजे तक के आसपास। हाँ, 4 बजे आप पधार सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। खुशबू मैम, आपके विशेष आभार। यस सर। इतनी प्रभावशाली आपने थैंक यू PPT सर। बनाई, वो हमारे HSRC रिसर्च सेंटर के लिए एक ट्रेजर है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ थैंक सर। यू वेरी मच मैम। हाँ, आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सर। मिलते थैंक हैं यू ऑल, थैंक यू, जय अंतिम सच्चिदानंद। सत्र में। हाँ, 4 जनवरी 2026 को।